बात करेंगे कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है, उसको कुछ महिलाएं गलत तरीके से न्यायालय में कैसे दाखिल करती हैं। हाल ही में ही मैंने एक आरटीआई फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और मैंने इसका प्रारूप मांगा था और डायरेक्शंस मांगे थे जो मुझे मिले। उसके संबंध में हम आज बात करेंगे। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपना जो चैनल है वो निर्दोष परिवारों को बचाने के लिए, पुरुषों को बचाने के लिए मैंने बनाया है। आज हम बात करेंगे कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है, उसको कुछ महिलाएं गलत तरीके से न्यायालय में कैसे दाखिल करती हैं। हाल ही में ही मैंने एक आरटीआई फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और मैंने इसका प्रारूप मांगा था और डायरेक्शंस मांगे थे जो मुझे मिले। उसके संबंध में हम आज बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये जो सीआरपीसी 125 है या डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसमें रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट जो दाखिल किया जाता है, वो चाहे पत्नी पक्ष की तरफ से हो चाहे पति पक्ष की तरफ से हो, उसको हमें देखना है कि किस तरीके से ये दाखिल किया गया है। क्योंकि उसमें एक अंडरटेकिंग दी जाती है कि अगर आप गलत तरीके से कोई भी तथ्यों को छुपाएंगे या गलत तरीके से आप एफिडेविट ये दाखिल करेंगे तो आपके खिलाफ में 191, 193, 199 और 200, 209 की आईपीसी के तहत में कार्रवाई होगी, और साथ साथ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी इस पे हो जाती है। तो आज जो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है सिर्फ इतना है कि जिन लोगों के मामले चल रहे हैं, जिन लोगों के मामलों में एफिडेविट दाखिल किया गया है, तो वो एफिडेविट किस तरीके का होना चाहिए और उस एफिडेविट में हम गलतियां कैसे पकड़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बता दें कि अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है नीचे डिस्प्ले कर रहा है। मैंने केस डायरी के लिए 2,000 रुपये रखा हुआ है कि अगर आप कोई भी केस के संबंध में अगर कोई दस्तावेज वगैरह भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, स्टडी कराना चाहते हैं, तो 2,000 रुपये मैंने एक केस का रखा हुआ है, और 300 रुपये मैंने कॉल का रखा हुआ है। अगर और कॉल पे क्या, कॉल पे जनरल बातें ही हो पाती हैं, केस की जो मेरिट्स है वो समझ में नहीं आती। तो आज हम बात करेंगे एक रजनीश वर्सेस नेहा जो होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस इशू किए थे वो क्या थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस इशू किए थे, इसमें ये देखा गया था कि कुछ जो महिलाएं हैं वो गलत तरीके से तथ्यों को पेश करती है, झूठे एफिडेविट देती हैं, सैलरी है बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। और कहीं दूसरा पक्ष ये भी था कि जो पुरुष हैं, जो वो लोग अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और उसके बावजूद भी वो अपने आप को बेरोजगार बताते हैं। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो एफिडेविट है उस एफिडेविट में सारी चीज़ों का खुलासा किया जाए कि किसके पास कितने एसेट्स हैं और किसके पास कितनी अर्निंग है। इस एफिडेविट के अगर सही मायने निकाले जाएं तो इसमें एक आसानी हो जाती है कि महिला जो है जिसको भरण पोषण देना है वो उस भरण पोषण की पात्र है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति भरण पोषण करने से बच रहा हो। इस संबंध में क्या डायरेक्शंस इशू किए गए, और ये डायरेक्शंस जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये पुरुषों के पक्ष में भी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अर्निंग करती हैं, कोई प्राइवेट ट्यूशन करती हैं, कोई टीचिंग करती है, कोई सरकारी नौकरी करती है, और पति से मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है कि पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए सीआरपीसी 125 में, और वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देती है और उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह में आते हैं पैसे। तो इन सारी चीज़ों को उजागर करने के लिए हमें जो एविडेंस है वो हमारे पास में होनी चाहिए, और जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट जब महिला दाखिल करती है तो हमें उससे टैली करना चाहिए। रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में जो होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रारूप जो जारी किया है वो प्रारूप एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 के तहत, यानी कि 3 एनेक्चर उसमें किए गए। और ये डायरेक्शंस दिया गया है कि जितनी भी राज्यों की हाई कोर्ट हैं और हाई कोर्ट के द्वारा जितनी भी जिला अदालतें हैं
उनके नोटिस बोर्ड पे इसको चिपकाना है। हर अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फैमिली कोर्ट हो, हर अदालत को इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सबको बताया गया है, सबसे कहा गया है कि आप अपने मतलब नोटिफिकेशन अपना जो है वो बोर्ड पे चिपकाएं। साथ में ये भी कहा गया है कि जितनी भी अदालतें हैं और जिनकी वेबसाइट है उन वेबसाइट पे भी इस आदेश को डाला जाए। अब बात ये आ जाती है कि इस आदेश में रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में जब महिला दाखिल करती है तो वो कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ देती है। जैसे कि 3 अनेक्षर में है तो महिला क्या करती है, 1 अनेक्षर में बना देती है, 2 अनेक्षर में बना देती है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तरीके का जो एफिडेविट जो जारी किया जा रहा है उसमें अगर किसी भी तरीके का अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको नीचे अदालत जहां आप दाखिल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, तोड़ मरोड़ के बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो उसमें छिपाए जाते हैं और महिला के एफिडेविट में वो जो 11 पन्ने 12 पन्ने का जो एफिडेविट है वो नॉर्मली 4 या 5 पन्ने का रह जाता है। तो आपको ये सबसे पहले आपको ये गलती देखनी है। अगर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि भरण पोषण के बारे में बोला गया है कि आदेश हुआ था या नहीं हुआ था, भरण पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, इसमें एक स्वैच्छिक भरण पोषण की बात की जाती है। स्वैच्छिक भरण पोषण का मतलब ये हो गया कि जब तक वो आपके साथ में थी उस टाइम पे उसका भरण पोषण किसने किया, तो महिला अपने उसमें लिख देती है कि लागू नहीं है, हमारा कोई भरण पोषण नहीं किया गया, इस तरीके के तथ्य लिखती है। स्वैच्छिक का मतलब ये है कि जिस पीरियड में वो आपके साथ में रही है उस टाइम पे उस महिला का भरण पोषण किसने किया। ये लीगल पॉइंट है, ये किसी ने आज दिन तक इस पर गौर नहीं किया होगा। और अगर इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, स्टडी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है अगर महिला ने गलत तरीके से अगर दाखिल किया है तो कैसे कर सकता है, इसको कैसे डिफेंड करें। उसमें साथ में ये है कि 4 हफ्तों के अंदर जब महिला दाखिल करती है तो 4 हफ्तों के अंदर ही पति को भी अपना एफिडेविट ये दाखिल करना पड़ेगा। अगर नहीं दाखिल करते हैं तो ये कंटेम्प्ट की श्रेणी में भी जाता है और आपका जो अवसर है वो अवसर खत्म कर दिया जाता है। अब बात ये आ जाती है कि ये जो आदेश हुआ था रजनीश वर्सेस नेहा का ये 4 नवंबर 2020 को हुआ था। अब देखा जाता है कि काफी सालों से मैटर चल रहे हैं। 4 नवंबर 2020 को ये एडवाइजरी जारी हुई थी कि किसी भी नए केस में, किसी भी पेंडिंग केस में इसका यूज करना है। डायरेक्शंस तुरंत इशू हो गए थे, लेकिन महिलाएं क्या करती हैं कि आज 2023 चल रही है, आती है लास्ट में अपना एफिडेविट दाखिल करती है और अपने पक्ष में आदेश करा लेती है। तो ये भी गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साफ तरीके से वॉलेशन है। जिस दिन से एडवाइजरी जारी हुई है उसी टाइम पीरियड में, उसी पीरियड में वो एफिडेविट उस पत्रावली पे दाखिल होना चाहिए जो मामला लंबित चल रहा है, जो मामला विचाराधीन चल रहा है। जो मामले नए दाखिल हो रहे हैं उनमें साथ में लगा के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो एडवाइजरी है ना ये 4 नवंबर 2020 को ही जारी कर दी गई थी, उसके बाद ही लागू होनी चाहिए। यानी उसके अराउंड में जो भी डेटा हुई उस डेट में आपको, ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल मुकदमा चल गया और आपको बाद में आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपना एफिडेविट दे दो रजनीश वर्सेस नेहा का। तो मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से मैंने इसके बारे में आरटीआई दाखिल की कि आखिर में जो प्रारूप जो जारी किया गया है वो प्रारूप किस तरीके का जारी किया गया है जो कोर्ट में। तो मैंने काफ़ी गलतियां पकड़ी उसमें, जो महिलाएं गलत तरीके से जो एफिडेविट दाखिल करती हैं उसमें हमने काफ़ी गलतियां पकड़ी हैं। और जो साबित करने का जो बाहर है ना 106 एविडेंस एक्ट के तहत में, वो उस महिला का ही है। जो एफिडेविट दाखिल करेगा वो उसको साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे कुछ भी चल जाएगा। अगर आपको ऐसी जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, और अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह से जो झूठे मेंटेनेंस के जो केस हैं उसमें हम डिफेंस कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। अगर ये गलत तरीके से एफिडेविट दायर किया गया है तो आप इसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। आप 340 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। कैसे आपको कार्रवाई करनी है, कैसे आपको मूव करना है, किस तरीके से जिस महिला ने ये एफिडेविट दाखिल किया है उसको कैसे कानूनी कटघरे में लाना है और कैसे मेंटेनेंस से बचना है, कैसे डोमेस्टिक वायलेंस से बचना है, इसके संबंध में हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे।